नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बड़ी घोषणा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली बहन के बाद अब लाडला भाई योजना 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए मिलेंगे। ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। युवक 1 साल तक किसी फैक्ट्री में जो है अप्रेंटिसशिप जो है वो करेगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ये बड़ी घोषणा है। आपको बता दें कि डिप्लोमा करने वाले युवाओं को अब 8,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट। युवक 1 साल तक जो है किसी फैक्ट्री में अप्रेंटिसशिप जो है वो करेगा। तो मुख्यमंत्री लाडली बहन के बाद अब लाडला भाई योजना की भी जो है वो घोषणा की गई है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के जो पिता महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के रडार पर हैं। दरअसल पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की बेहिसाब प्रॉपर्टी की रिपोर्ट एसीबी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजी है। एसीबी को शक है कि दिलीप खेडकर ने गैर कानूनी रास्ते से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। दिलीप खेडकर के खिलाफ जो है शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने यह रिपोर्ट तैयार की और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एसीबी ने रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारी को भेजी है और गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति बनाई गई है। एसीबी की तरफ से यह कहा गया है। और पश्चिम बंगाल के मालदा में कंगारू कोर्ट की बर्बरता का मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट की गई है। साथ ही उनके मुंह पर कालिक पोत करके और गले में जो है जूता चप्पल की माला पहना करके पूरे गांव में घुमाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि घटना 12 जुलाई की बताई जा रही है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रेमी जोड़े को आरोपियों के चंगुल से बचाया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और पुलिस अब तक इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि चोरी के एक आरोपी को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो वो घर में मौजूद सुरंग के रास्ते बांग्लादेश भाग गया। दावा यह किया जा रहा है कि आरोपी सद्दाम सरदार के घर एक अंडरग्राउंड कमरा है, जिसका दूसरा सिरा घर के पीछे मौजूद नहर से जुड़ा हुआ है और इसी नहर के पार भारत बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है। दावा यह किया जा रहा है कि इसी रास्ते से सद्दाम सरदार नाम का जो चोर वो बांग्लादेश फरार हो गया। दरअसल ये मामला नकली सोने की मूर्तियों की खरीद और 12 लाख की ठगी से जुड़ा हुआ है। इसी सिलसिले में पुलिस ने आरोपी सद्दाम को सोमवार को गिरफ्तार किया था, लेकिन स्थानीय लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिस वजह से सद्दाम मौके से फरार होने में कामयाब रहा। তৃণমূল করতে হবে আর নামটা সাদ্দাম হতে হবে। 7 খুন মাফ। और पिछले 2 महीने के ट्रेंड को देखें तो आतंकियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आतंकी अब कश्मीर घाटी की बजाय जो है जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पाकिस्तान और आतंकियों को गठजोड़ पर इसी पर हमने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को नई घुसपैठ की जानकारी थी और नई घुसपैठ किए आतंकियों की ओर से ही डोडा में हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की बदली रणनीति बेहद आक्रामक जम्मू को लेकर बनी है। जम्मू में सेना को टारगेट करना आतंकवादियों का एकमात्र मकसद बताया जा रहा है। आतंकी हमलों की पूरी सीरीज देखें तो पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा, मतलब जम्मू में जगह बदल रहे हैं।
लेकिन हर जमीन जम्मू की ही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की बदली हुई नई रणनीति। पाकिस्तान अब जम्मू को लेकर बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि वहां आतंकियों की दाल गल नहीं रही है और इसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI बेहद दबाव में है। श्रीनगर में आतंकियों को अब पहले जैसा OWG नेटवर्क यानी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो स्थानीय मदद आतंकियों को कश्मीर में मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जम्मू को नए मैदान के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि जम्मू में लगभग 50 विदेशी आतंकवादी हाल के दिनों में घुसपैठ करके आए हैं। सेना को डोडा में हाल में आतंकियों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यह हमला हुआ। राजौरी पुंछ क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 10 से 12 फिलहाल बताई जा रही है। डोडा रियासी क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Buriyat. पाकिस्तान को पता है कि जम्मू में सेना को शिफ्ट करने में वक्त लगेगा। जम्मू में सिक्योरिटी टाइट करने में लगने वाले वक्त का फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी उठा रहे हैं, लेकिन अब उनके इस नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है और आतंकियों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। डोडा आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की कलई भी खुल गई है। यह आतंकी संगठन उसी मौलाना मसूद अजहर की बारूदी पलटन की ब्रांच है जिसने पुलवामा आत्मघाती हमला करवाया था। कश्मीर टाइगर्स जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद का शैडो आतंकवादी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुर्खियों में आया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पहली बार जून 2021 में दक्षिणी कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी इस टेरर ग्रुप ने ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू किया, लेकिन घाटी में सुरक्षा मुस्तैदी ने इन दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर सभी टेरर ग्रुप ने जम्मू में जड़ें जमानी शुरू की। इन्हें टेरर ट्रेनिंग और लीड करने के लिए POK के उन आतंकी कमांडरों को जम्मू में घुसपैठ कर भेजा गया जो 90 के दशक में कश्मीर में सक्रिय थे। अनुभवी आतंकियों और नए रिक्रूट मिलकर जम्मू में आतंक बरपा रहे हैं, लेकिन इनका तलाशी अभियान तूफानी अंदाज में चल रहा है। देसा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। स्निफर डॉग्स आतंकियों के अड्डे खोज रहे हैं। आतंकियों का साया भी दिखा तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकियों के समूल नाश के लिए सेना ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर एक्शन शुरू कर चुकी है। 1990 में आतंकी संगठनों ने कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में जड़ें जमा ली थी। तब सुरक्षा बलों पर हमले, बम विस्फोट और हत्याओं का दौर शुरू हो गया था। जम्मू में आतंकियों के खात्मे के लिए तब सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था, जिसके तहत जम्मू संभाग में आतंक के हॉटस्पॉट की पहचान कर वहां सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनाई गई थी।
पीर पंजाल रेंज के हिलकाका इलाके में एक झटके में सभी आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए थे। तब महज 1 महीने में आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। जम्मू हो या कश्मीर, आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पल रहे हाफिज और मसूद जैसे आतंकी आका हैं। इन आतंकी आकाओं के कारखाने से निकले बारूदी गीदड़ों की मौत आई है, इसलिए ये जम्मू की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन जितने आतंकी आएंगे सब के सब मारे जाएंगे, इसका ऐलान सेना ने कर दिया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मानसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी है और इस बारिश का अंजाम ये रहा कि देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर, क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर, गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यूपी की तस्वीर जरा देखिए, नदियां उफान पर है तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। वाहन जो है वो रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की तस्वीर, बिहार की तस्वीर, महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसमें घरों में पानी घुसा हुआ है, सड़क पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। हर तरफ लोग अब बारिश से परेशान हो रहे हैं। और बिहार के अररिया में नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था। जानकारी के मुताबिक पुल 2017 में बना था और सैकड़ों गांवों को आपस में जो है जोड़ता था। आप देखिए नदियों में किस तरीके से उफान है और उसके बाद से ये पुल भी जो है वो आप देख पा रहे हैं कि कैसे पानी के तेज बहाव से यहाँ पर नदी पर पड़ा पुल जो है वो बह गया। गनीमत बस ये रही कि हादसे के वक्त जो है पुल पर कोई मौजूद नहीं था। और जानकारी ये है कि 2017 में ही ये जो पुल वो बना था और सैकड़ों गांवों को आपस में ये पुल जोड़ता था। यहाँ पर आवाजाही होती थी और तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बिहार के अररिया में नदी पर ये बना पुल पानी की तेज बहाव में कैसे बह गया है। और वहीं तमिलनाडु को आपको बता दें कि कोयम्बटूर में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और नोयाल नदी से पानी का स्तर जो है बढ़ने के बाद बांध खतरे के निशान को पार कर रहा है। ऐसे में आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के पास जाने से बचे। तो तस्वीर भी हम तमिलनाडु की आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जो है खतरे के निशान को ये बांध पार करता हुआ पानी का स्तर जो है वो दिख रहा है और आसपास के इलाकों में जो है अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि नदी के पास ना जाए, वहां जाने से बचे। तो लगातार बारिश हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से भी ये तस्वीर आई है, जहां पर नोयाल नदी में पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। और कर्नाटक में भारी बारिश का कहर जारी है। मूसलाधार बारिश के रुकने के बावजूद शिवमोगा में भूस्खलन का खतरा लोगों को परेशान कर रहा है। पिछले एक हफ्ते में आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है, बारिश की वजह से शिवमोगा में लोगों को अब काफी परेशानी हो रही है। तो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर है, बस को आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर रेंगती हुई नजर आ रही है और बारिश से हर जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वाहन भी आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक जगह पर खड़े हैं। ये टेम्पो है जो कि एक जगह पर खड़ा है और अब जो है काफ़ी परेशानी लोगों को हो रही है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो जल जमाव की स्थिति जगह जगह पर देखने को मिल रही है।
तो वही चमोली में हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण कार्य के दौरान जो है बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ का आधा हिस्सा टूट करके सड़क पर आ गया है, जिसके बाद बाईपास का काम पूरी तरीके से रुक गया है। पहाड़ के टूटे हिस्से को हटाने का जो काम है वो भी जारी है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण को लेकर के लोगों ने पहले ही कई सवाल खड़े किए थे। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उफनती नदी में एक ट्रैक्टर फंस गया है। ड्राइवर और किसान ने मुश्किल से अपनी जान बचाई है। सोंडूर नदी में बाढ़ आने से दोनों जो है सैलाब में फंस गए थे। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। तो छत्तीसगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर एक ट्रैक्टर जो है वो पानी में ही फंस गया। जेसीबी की मदद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया है। उफनती नदी में कैसे ये ट्रैक्टर फंसा है उसकी तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। तो बारिश की वजह से अब काफी परेशानी लोगों को हो रही है। जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से ये तस्वीर देखिए कैसे एक ट्रैक्टर जो है वो पानी में फंसा हुआ दिख रहा है। जेसीबी को बुलाना पड़ा, उसके बाद से ट्रैक्टर को बाहर निकाला गया। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान देकर के सियासी हवा भड़का दी है। 23 लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान करते हुए तौकीर रजा ने यह कहा है कि 21 जुलाई को एक साथ 5 लड़के लड़कियों का सामूहिक निकाह भी होगा। तौकीर रजा ने इसके लिए जो है जिला प्रशासन से परमिशन भी मांगी थी। वहीं हिंदू संगठनों ने इसका जोरदार विरोध किया है। जेपी ने मौलाना पर करारा पलटवार किया है। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। अक्सर विवादों में रहने वाले आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर विवादों में हैं। तौकीर रजा ने सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने का ऐलान किया है। तौकीर रजा ने कहा कि उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन से सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह की परमिशन भी मांगी है। इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। तौकीर रजा के मुताबिक 21 जुलाई को एक साथ 23 लड़के लड़कियां सामूहिक धर्म परिवर्तन करेंगे और सभी का सामूहिक निकाह भी होगा। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक। तौकीर रजा के इस बयान के बाद तीखा विरोध भी शुरू हो गया है। एक तरफ हिंदू संगठनों ने इसे लेकर कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं सियासी तौर पर भी इसका विरोध शुरू हो गया है। आजादी के समय अगर सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता, कुछ वोट के लालच में जो हालात हुए वो सोची समझी राजनीति थी जो मुसलमान रह गए। आज देश में एक कड़ा कानून बनाने की जरूरत है और ऐसे मुसलमान जो सामूहिक करें, इन पर केस होनी चाहिए, इन पर मुकदमा होनी चाहिए। वहीं मुस्लिम धर्म गुरु का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए कानूनी प्रक्रिया है। इसे लेकर किसी धर्म गुरु का इस तरह का ऐलान ठीक नहीं है। धर्म पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए,
धर्म परिवर्तन विवाह के लिए मैं इसके समर्थन में कभी नहीं रहा। धर्म परिवर्तन जो होता है वो एक अलग मैटर है और विवाह के वास्ते धर्म परिवर्तन करवाना वो अलग मैटर है। और किसी को अगर धर्म अपना परिवर्तित करना है तो संविधान उसको इजाजत देता है, वो डीएम से परमिशन ले और अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। लेकिन उसके लिए किसी नेता को या किसी आलिम को आगे बढ़कर इसकी कमान अपने हाथ में लेना मैं समझता हूं कि राजनीतिक माहौल में ठीक नहीं है। तौकीर रजा के हिंदू लड़के लड़कियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह के ऐलान के बाद बरेली में हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कई हिंदू धर्म गुरुओं ने डीएम दफ्तर का घेराव किया। हिंदू संगठनों ने डीएम से तौकीर रजा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। 2010 से बीच बीच में ऐसे सगुफा छोड़ता रहता है जिसके समाज के अंदर कोई वैल्यू नहीं, इसके खुद के अपने मजहब के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं, जो यहाँ पर बीच बीच बात करके थोड़ा समाज के अंदर एक ऐसा संदेश देना चाहता है, बरेली के अंदर ऐसा संदेश देना चाहता है जिससे यहाँ पे उपद्रव हो, दंगा फसाद हो। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने तौकीर रजा पर पलटवार करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने मौलाना तौकीर रजा की जीभ काटने की धमकी दी है। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मौलाना, तू 23 लड़के लड़कियों की बात करता है, यदि तूने एक भी हमारे हिंदू भाई बहन का धर्म परिवर्तन कराया या कलमा पढ़वाया तो मैं बरेली में आकर हजारों समर्थकों के साथ तेरी जीभ काट लूंगा। मौलाना तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है। तौकीर रजा पहले भी विवादों में रहे और विवादित बयान भी देते रहे। उनके कुछ पुराने विवादित बयानों का जिक्र करें तो मुस्लिम युवाओं के साथ साजिश की जा रही है। मुस्लिम बस्तियों में टारगेट करके युवाओं को शराब का आदी बनाया जा रहा है। हिंदुओं को चेतावनी देता हूं, मुस्लिम युवाओं ने अगर कानून हाथ में लिया तो हिंदुओं को कहीं भी छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अयोध्या पर सारे झूठ सहन कर लिए थे, ज्ञान वापी या दूसरे केस में नहीं करेंगे। सरकार हर मस्जिद को मंदिर बनाना चाहती है, इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सरकार धृत राष्ट्र बनी रही तो देश में महाभारत जरूर होगा। मुसलमान सड़कों पर आया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। योगी सरकार ने आजम खान पर बहुत जुल्म किए हैं। सरकार से एक एक करके सभी जुल्मों का हिसाब लिया जाएगा। सीएए वापस नहीं लिया तो गलियों में खून बहेगा, दंगे फसाद हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। एक बार फिर मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन की बात कहकर सियासी माहौल को हवा दे दी है। अब देखना यह है कि मौलाना के भड़काऊ बयान पर पुलिस प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी वार पलटवार कितना तेज रहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आपको दिखाएंगे महारो राजस्थान। नमस्कार।